नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, साथ में हूँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में। मैं इस वीडियो में ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराना चाहते हैं या आपके दोस्त कराना चाहते हैं तो वो बातें आपने कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। कोई भी क्लिनिक आपको नहीं बताएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, लेकिन मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में पिछले 15 सालों से लगातार फॉलो कर रहा हूं। जो भी मेरे पास पेशेंट आए हैं मैंने उनको खुल के ये बात बताई है। लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी है और आज अब तो ये यूट्यूब आ गई कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो, लेकिन पहले बता ही नहीं सकते थे। मैं अपने क्लिनिक में जो मेरे पास पेशेंट आएगा सिर्फ उन्हीं को ये बात बता सकता था, लेकिन आज की डेट में यूट्यूब वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, मैं 2006 में मैंने पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की और वो लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली में की। उसके बाद 2006 से 2009 तक गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जरी की और उसके बाद मैं हजारों सर्जरी अपने क्लिनिक में कर चुका हूं हेयर ट्रांसप्लांट की। पहले अरावली क्लिनिक मेरा क्लिनिक था, अब डॉक्टर राव एस्थेटिक्स में। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हमारे क्लिनिक में हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि आप हमारे पास फोटो भेजिए, आप बताइए, आप पूछिए कि आपका कितना खर्चा आएगा और हम आपको खर्चा बता देते हैं। लेकिन इसके बताने के बाद मरीज का पहला क्वेश्चन होता है, और उसकी गलती भी नहीं है, कि सर कितने ग्राफ्ट लगेंगे। देखिए, हमारे क्लिनिक में अगर आप मुझसे सर्जरी कराना चाहते हैं तो मेरी आपसे अपील है कि ये क्वेश्चन हमसे ना पूछिए कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे। उसका रीजन ये है कि आप वो ग्राफ्ट कभी भी नहीं गिन सकते। आपको उसको गिनने का कोई नजरिया नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसे गिना दूंगा वैसे गिना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्राफ्ट पेशेंट कोई कभी नहीं गिन सकता, उसे डॉक्टर पे विश्वास करना होता है। और डॉक्टर भी, मजेदार बात है, डॉक्टर भी ग्राफ्ट नहीं गिनता, सिर्फ एक अंदाजा होता है कि इतने ग्राफ्ट हैं। जिस वक्त ये सर्जरी शुरू हुई थी उस वक्त ज्यादातर लोग कहते थे कि 2000 ग्राफ्ट कर दिए, उससे अगले साल 3000 हुआ, फिर 4000, फिर 5000, फिर 10,000, फिर कुछ लोगों ने तो 16-16 हजार ग्राफ्ट तक लगाए हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। मैं अपने क्लिनिक में ग्राफ्ट का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि इसका उसमें एक लालच का एलिमेंट ऐड हो जाता है। जैसे मैं ग्राफ्ट की बात करता हूं मरीज के लिए, मरीज अपना काम अच्छे से अच्छा कराना चाहता है, उसे पैसे से मतलब नहीं होता, उसे होता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा बाल लगे। इसी चीज से वो एक्सप्लॉइट होता है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा टूल है कि सिर्फ मैं एक झूठ बोल के मरीज से ज्यादा पैसे ले पाऊं, तो मैं वो काम नहीं करता। ना ही मैं सलाह देता हूं कि कोई भी मरीज ग्राफ्ट के चक्कर में फंसे, क्योंकि उसमें कभी भी उसमें एग्जैक्ट वो नहीं जान पाता। आप अपना एरिया दिखाए और मरीज सिर्फ ये पूछे कि जी मेरा कितना खर्चा लगेगा। दूसरा इसमें वो होता है, जैसे हम और भी कोई सर्जरी करते हैं, सपोज नाक की सर्जरी करते हैं या चेस्ट की सर्जरी करते हैं, ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जी आप मुझे अगर इतने पैसे दोगे तो मैं आधी सर्जरी कर दूंगा। तो जब किसी और सर्जरी में ये नहीं है, हार्ट की सर्जरी है तो अगर आप पैसे इतने दोगे तो मैं पूरी करूंगा, तो अगर मैं इतने पैसे दोगे तो मैं इतने ग्राफ्ट लगाऊंगा, इतने लगाओगे तो इतने लगाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर मरीज गंजा है आप उसमें पूरे ग्राफ्ट लगाए। दूसरी एक बड़ी बात होती है, मैंने देखा मेरी प्रैक्टिस में लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मेरे को एक गंजापन है, आप इसका कितना खर्चा आएगा। तो मैं कहूंगा भाई आपका इतना खर्चा आएगा। वो कहेंगे नहीं, मैं तो, मेरा दोस्त आपसे इससे ज्यादा गंजा था, उसका भी इतना ही खर्चा आया था, तो मेरा भी उतना ही क्यों आ रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस सर्जरी का जो खर्चा है वो गंजेपन पे निर्भर नहीं करता। ये मत समझिए कि कोई आदमी ज्यादा गंजा है, इसको इस तरह से समझिए, कोई आदमी ज्यादा गंजा है इसका मतलब ये नहीं कि उसका बहुत खर्चा आएगा। क्योंकि लिमिटेशन ये नहीं कि अगर उसकी 10-15 हजार ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट है तो आप उसे लगा ही दोगे, निकालोगे कहां से। लिमिटेशन डोनर एरिया होता है, डोनर एरिया से लिमिटेड ही ग्राफ्ट निकल सकते हैं। अगर सपोज आदमी कोई फ्रंट से गंजा है, आपने उसमें बाल लगा दिए, अगर वो यहां तक गंजा है तो बाल लगाने का एरिया तो सेम ही रहेगा ना, तो जो बाल हैं वो तो एक बराबर ही निकलेंगे। इसीलिए गंजेपन बढ़ने के बावजूद आइडियली खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मरीज ऐसा समझते हैं कि मैं ज्यादा गंजा हूं तो मेरा ज्यादा खर्चा आएगा। अगर मरीज ज्यादा गंजा होता है, जैसे मैं आपको एक व्हाट्सएप दिखाऊंगा जो मेरे पास पेशेंट ने आया, मैंने एक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट किया, उसने मेरे पास अपना रेफरेंस भेजा, उसने कहा इसमें कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा इसमें उतना ही खर्चा आएगा जितना आपका आया था। तो उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा गंजा है। तो मैंने कहा इसके लिए ऑप्शन ये है, मैं आपको व्हाट्सएप दिखाता हूं। उसमें मैंने इसको ये कहा, ये पेशेंट था, उसने ये पेशेंट की फोटो भेजी मेरे पास, अगर आप देख रहे हैं तो, कि इसका कितना खर्चा आएगा। आप देखिए कितना गंजापन है, ग्रेड 7 बॉल्डनेस है। नीचे नीचे जवाब लिखा मैंने इसका, अगर आपको दिख रहा है तो मैं जवाब पढ़ देता हूं। इज पॉसिबल हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ दिस पर्सन, क्या इसका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो मैंने लिखा पॉसिबल
अगर आप देख पा रहे हैं तो पॉसिबल बट नॉट, पॉसिबल बट बेटर नॉट टू ऑप्ट फॉर इट। ये मैंने इसका जवाब देखा है कि पॉसिबल तो है हेयर ट्रांसप्लांट करना, लेकिन मैं इसका स्क्रीनशॉट यहां लगा दूंगा। पॉसिबल तो है हेयर ट्रांसप्लांट करना, लेकिन वो आइडियल नहीं है। ऐसे एक यंग पेशेंट का मेरे पास फोटो आया, उस ग्रेड 7 वार्ड था, तो उसको किसी ने बता रखा था 10,000 ड्राफ्ट लगेंगे। मैंने उससे कहा भैया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रांसप्लांट ना कराओ और ऐसे ही रहो, दूसरी ऑप्शन है आप विग लगा लो, कहीं से भी लगा लो, मुझे नहीं पता कहां पे अच्छी लगती है कहां नहीं लगती, लेकिन विग लगाओ, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराओ। अब ऐसे में बहुत से क्लिनिक्स में कहा जाता है कि सर हम आपके 10,000 ग्राफ्ट लगा देंगे। ऐसा नहीं होता, डोनर एरिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हम अपने क्लिनिक में एक फिक्स रेट है। आप हमें फोटो भेजो, मुझे फोटो भेजो कि कितने होगा, मैं कह दूंगा इतने एरिया इतने में कवर हो जाएगा। अगर सपोज एरिया ज्यादा है तो ये नहीं कि आपका रेट बढ़ जाएगा, वो थोड़े ग्राफ्ट को फैला के लगाना पड़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा गंजापन है तो मना ही कर दिया जाएगा, ट्रांसप्लांट नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं सर बियर्ड से ले लो, बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कर लो। हालांकि मैं इसके बारे में अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट इतना बता देता हूं कि बियर्ड को छोड़ के चेस्ट के, आर्मपिट्स के, प्यूबिक के, हैंड्स के, लेग्स के हेयर ग्रो ही नहीं करते हैं। मैं एक ओपन चैलेंज देता हूं, कोई भी दुनिया का ये सर्जन अगर ये कह दे, या हिंदुस्तान में जो कि खूब हेयर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, कि वो 100 ग्राफ्ट लगाएगा यहां से निकाल के और मेरे सामने लगा दे और उनमें से 10 भी ग्रो कर जाए, तो वो जो कहे वो मैं मानने को तैयार हूं। ये बाल हाथों के बाल सिर पे ग्रो नहीं करते हैं, निकाले जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं करेंगे, ना वो लंबे होंगे, ना कुछ होगा, ना आएंगे वापस, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये बिल्कुल कभी भी अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। नंबर ऑफ ग्राफ्ट अगर कहीं से लग सकते हैं, कहीं से रिजल्ट अच्छा आ सकता है, वो सिर से ही आ सकता है, यहां से ग्राफ्ट नहीं निकलते हैं। ये ओपन चैलेंज है। इसका एक और मैं एग्जांपल देता हूं, इसको समझें। ये सिर के बाल लंबे होते हैं, कटिंग करानी पड़ती है, लेकिन आईब्रोज के बाल लंबे नहीं होते हैं, दाढ़ी के लंबे होते हैं, चेस्ट के बालों को आपको कटिंग नहीं करानी पड़ती, उनकी इतने लंबे नहीं हो जाएंगे वो। हर बालों का डिफरेंट कैरेक्टर होता है। ये नहीं कि आप प्यूबिक एरिया से या आप चेस्ट से सिर पे बाल लगा ले, ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है। वो बाल ग्रो नहीं करते। बियर्ड के बाल ग्रो करते हैं सिर पे, लेकिन बियर्ड के सारे बाल सिंगल होते हैं ज्यादातर, इसलिए बाल सिर पे जब लगाओगे तो रिजल्ट खराब आएगा। क्योंकि जो सिर के बाल होते हैं वो एक ग्राफ में आपको पता है 2 या 3 बाल होते हैं, लेकिन बियर्ड में सिंगल होते हैं। तो सपोज आपने 100 जगह पे बाल लगाए, सिर से लेके लगाए तो उसमें 200 से 300 बाल आए, लेकिन अगर बियर्ड से लेके लगाए तो 100 ही बाल आएंगे। दूसरा, जब आप बियर्ड से ज्यादा ले लेते हो, क्योंकि मरीज को नहीं पता ये बात, तो मैं हमेशा पेशेंट को बताता हूं कि अगर आप बियर्ड से कराना चाहते हैं तो सिर्फ नीचे के एरिया से कराएं, अगर कराना चाहते हैं। हालांकि इसकी बहुत कम जरूरत होती है बियर्ड से लेने की, लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं कि बियर्ड से लेके कर दिया हमने। बियर्ड के ग्राफ्ट निकालने सबसे ज्यादा इजी होते हैं। मौत ईटन अपीयरेंस होती है जब भी आप यहाँ से बियर्ड निकाल लेंगे। आप कभी दाढ़ी नहीं रख सकते, और दाढ़ी का आजकल फैशन है, तो ये बात मरीज को बतानी चाहिए। अगर आप यहाँ से ज़्यादा ग्राफ्ट निकालेंगे तो मौत, जैसे कीड़ा लग जाता है कपड़ों में, उस तरह से अपीयरेंस होती है। इसलिए बियर्ड भी कोई सही क्राइटेरिया नहीं है। अपने मरीजों को सही चुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से चुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप नीचे अपनी फोटो भेजिए, आप मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके अपनी फोटो भेजिए और अपना रेट पता कर लीजिए। इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये नहीं कि आप इतने पैसे देंगे तो इतने ग्राफ्ट लगा देंगे, इतने पैसे देंगे तो इतने ग्राफ्ट लगा देंगे, क्योंकि ना उसको आप गिनते हैं ना डॉक्टर गिनता है। आज के लिए इतना ही। इसीलिए ये क्लिनिक अलग है, इसीलिए मेरी प्रैक्टिस अलग है लोगों से। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं सिर्फ रेफरेंस से आते हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, जो आगे दोस्तों को ये बता देते हैं। जो बात इंटरनेट से लोग करके आते हैं, क्योंकि उनको इतनी पट्टी पढ़ा दी जाती है कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, हमारे ये रिजल्ट हो जाएंगे। आज की डेट में रिजल्ट तो हर जगह मिल जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी रिजल्ट है। और एक क्लिनिक की मैं बड़ी खास बात बताना चाहूँगा कि जब आप मुझसे मिलते हैं, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मेरी डिग्रीज मेरी वेबसाइट पे लिखी हुई है, तो मैं सर्जरी खुद करता हूँ, मैं लोकल एनेस्थीसिया खुद देता हूँ, मैं ग्राफ्ट खुद निकालता हूँ, मैं उनकी स्लिट्स खुद बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सर्जरी में कि आप आएंगे और फिर उसके बाद टेक्नीशियंस को आपकी सर्जरी दे दी जाएगी, भाई अब टेक्नीशियंस ही देखेंगे। ज़्यादातर क्लिनिक में सिर्फ डॉक्टर बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई टेक्नीशियन करेंगे। अरे ऐसी कौन सी सर्जरी है दुनिया में जो टेक्नीशियन करते हैं? और हेयर ट्रांसप्लांट तो आदमी के सिर पे काम कर रहे हो आप, उनका फेस पे काम कर रहे हो,
उसमें अगर आप टेक्नीशियंस को दे दोगे सारी सर्जरी, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेक्नीशियन का यूज़ नहीं करो, ऑफ कोर्स आपके साथ टेक्नीशियन होंगे, लेकिन आपने भी तो सर्जरी करनी है, आप उसका क्या स्टेप लेंगे? तो आप डॉक्टर से जरूर पूछें कि आप कहाँ कहाँ पे आएंगे। लोकल एनेस्थीसिया डॉक्टर को देना चाहिए, का सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ग्राफ्ट डॉक्टर को निकालने चाहिए, उसकी लोकल एनेस्थीसिया फ्रंट में डॉक्टर को देना चाहिए, स्लिट्स डॉक्टर को बनानी चाहिए। ग्राफ्ट इम्प्लांट जो करने का प्रोसेस है वो नर्स जरूर कर सकती है, वो टेक्नीशियन जरूर कर सकता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की मौजूदगी या डॉक्टर का इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। ये स्टेप जरूर डॉक्टर अपने पूछे। और डॉक्टर जो हो, अगर मैं डॉक्टर राव अपने आप को कह रहा हूँ तो मेरी डिग्री मेरी वेबसाइट पे है। ऐसे नहीं कि आपने देखा कि जी मैं भी डॉक्टर हूँ, कोई भी आके डॉक्टर आ गया, डॉक्टर है तो अपनी वेबसाइट पे अपनी डिग्री डालो। तो आपने इस तरह से ये सब चीजें देख के डॉक्टर को चुनना है। अगर आप ऐसे करके डॉक्टर को चुनेंगे तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट ठीक ही होगा, आप सेफ हाथों में होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही हेयर ट्रांसप्लांट में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी है, तो उसको देखना जरूर याद रखिएगा। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो कि कहीं और नहीं मिलती है, जो कि अवेलेबल नहीं है, उन सब की मैं आपको बात बताता रहूंगा। और आप सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।